नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो अब बिहार में सियासी हलचल तेज है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों क्या कुछ चल रहा है। अब बिहार चलें। एक तरफ नीतीश कुमार के अपने ही उन्हें लगातार आंख दिखा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि एमएलसी टुन्ना पांडे ने तो नीतीश कुमार को धमकी तक दे डाली थी। वहीं बिहार सरकार के घटक दल यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी ने लालू यादव के जन्मदिन पर आरजेडी से अपनी नजदीकी का इजहार कर दिया और उसके सियासी मायने निकाले ही जा रहे थे कि कल रात से सियासी गलियारे में खबर फैलने लगी दोस्तों कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के 6 में से 5 सांसद बागी हो गए हैं और अपने ही मुखिया सांसद चिराग पासवान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चिराग के पिता को आपको याद होगा कि चिराग के पिता रामविलास पासवान थे और रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, जो पहले से ही सियासी मौसम का हाल जान लेते थे। लेकिन बेटे चिराग अपने ही उजारे और अंधेरे में गुम होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी चिराग तले अंधेरा साफ दिखाई दे रहा है। आप याद कीजिए दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की खुलकर मुखालफत की थी, खुलेआम जेडीयू को हराने का ऐलान किया था। हालांकि एनडीए से अलग होने के बावजूद चिराग ने बीजेपी का साथ देते हुए उसके प्रत्याशियों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। मतलब साफ था कि एनडीए से अलग होकर भी बीजेपी के साथ रहो और नीतीश को हराओ। तो अब क्या चिराग अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं? क्या लोजपा में टूट नीतीश के इशारे पर हो रही है? क्या नीतीश चिराग से बदला ले रहे हैं? तो इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ खास साथी। और सीधे आपका परिचय करवाता हूं। बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट नीरब समदर्शी जी। नीरब समदर्शी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत करता हूं अपने तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों का। आज सोमवार, पहला दिन इस सप्ताह का, और इस कार्यक्रम में आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत है दोस्तों। और बिहार की राजनीति पर हम अगले पूरे 1 घंटे 8 बजे तक चर्चा करेंगे और सीधे इस पर क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे चिराग पासवान को हटा करके और उनके ही चाचा ने कैसे उस पार्टी पर यानी लोजपा पर कब्जा कर लिया है, इस पर चर्चा होगी। तो चाचा भतीजे का खेल आपको याद होगा कि बहुत अलग अलग ढंग से भारत की सियासत में हम देखते आ रहे हैं। आप ज्यादा दूर नहीं, बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहां भी चाचा भतीजे का खेल चला 2017 में खासकर। और अखिलेश यादव जो हैं उनको पटखनी उनके चाचा ने दी, यानी दोनों की जो राह अलग अलग हुई। और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप जानते हैं। और ऐसे ही चाचा भतीजे का खेल जो है वो महाराष्ट्र में भी चला। तो ये चाचा भतीजा, अब एक चाचा भतीजे का खेल चल रहा है बिहार में। पशुपति पारस ये नाम चाचा का है और चिराग पासवान ये नाम भतीजे का है। इन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है, जो भी खींचातानी चल रही है, उसको लेकर के क्या कुछ है, क्या बाजार कह रहा है, सियासत में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ आगे होने वाला है, इन सब को जानने के लिए, समझने के लिए सीधे पटना चलते हैं। और हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरब समदर्शी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कुछ कल रात से अचानक इस खबर का फैलना और उसके बाद से अब तो स्थिति ये हो गई है कि चिराग पासवान को मिलने तक नहीं, मतलब उनसे मिलने तक से मना कर दिया है, सुना पशुपति पारस ने, उनके चाचा ने। जी नमस्ते। अचानक से राजनीति में बहुत कम होता है, अचानक से कुछ नहीं होता है। यह जो हो रहा है इसका पृष्ठभूमि तो काफी पहले से तैयार हो रहा होगा। और इसको मुझे जो दिख रहा है इसमें एक चीज बहुत जो ध्यान देने की बात है कि हम लोग याद करें रामविलास पासवान का समय। तो रामविलास पासवान के समय में चाचा जी जो हैं चिराग पासवान के, वो मेन स्ट्रीम थी, करीब साइड थे और उनकी बहुत अधिक पकड़ अपने एमएलए और एमपी पर नहीं थी। ठीक है, वो रामविलास पासवान के भाई होने की वजह से जितना कुछ सक्रिय हो सकते थे लोजपा के अंदर उतना थे। वैसी स्थिति में
उनके साथ सारे एमपी जा रहे हैं। तो ये मुझे इस एंगल से देखने को मिल रहा है कि मुझे जो लगता है वो है कि ये, और हम सब लोग भी जानते हैं कि सत्ता की राजनीति है, ये कोई भी उनके साथ नहीं है, पासवान के साथ नहीं है, ये सबके सब जो है तो सत्ता के लिए वहां जा रहे हैं। और इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार हो रही थी। ये दबाव की राजनीति दिखती है, क्योंकि बिहार की जो कमजोर स्थिति है, बहुत अंकगणित आंकड़ों की खेल अगर देखें तो बहुत थोड़ा का अंतर है सत्ता और विपक्ष का। वैसी स्थिति में एक सेंटर पॉइंट दिल्ली भी बनता है, और दिल्ली अगर किसी तरीके से दबाव में आता है तो यहाँ फिर नीतीश जी थोड़ी मजबूती के साथ शासन चला सकते हैं। वैसी स्थिति में लोजपा के जो टूटे हुए एमपी हैं, उनको अपने पार्टी के केंद्र से सपोर्ट के साथ साथ नीतीश जी की जो अपनी मैकेनिज्म है उससे भी सहयोग है, और इस तरीके से ये केंद्र पर दबाव इससे बनता है और नीतीश जी ज्यादा सुस्थिर होते हैं। इसी के लिए यही स्थिति बनी है, और जिसका कि काफी समय से मंथन चल रहा है और उस पर होमवर्क होता रहा है। पिछले दिनों नीतीश जी की सरकार कमजोर होती चली जा रही थी, और ये जो आज अचानक हुआ है, हम लोग अचानक देख रहे हैं। इसमें एक चीज और देखने की चीज है कि कल जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, उनका बयान आया कि हम लोग भी अब सरकार में आएंगे, और उसके बाद इतना जो उठापटक हुआ है, तो यह सीधा सीधा इस बात का संकेत है कि केंद्र और राज्य, मतलब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच दबाव की राजनीति चल रही है। जी रही है। अमलेंदु जी क्या कहेंगे? 5 सांसद 6 में से अमलेंदु जी 6 में से 5 सांसद टूट गए। सीधा का सीधा पशुपति पारस जी जो हैं कब्जा कर लिया उन्होंने अपने ही भाई की पार्टी यानी लोजपा के ऊपर, और अब कह रहे हैं कि हम जो हैं समर्थन करते हैं जेडीयू का, और हमारी पार्टी जो है वो एनडीए का घटक दल है। और उसके बाद अब एक दबाव, जैसा कह रहे हैं नीरब समदर्शी जी जो हमारे साथ सीधे पटना से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि एक दबाव की राजनीति यहां चल रही है। जो नीतीश कुमार अभी तक कमजोर दिखाई दे रहे थे, अब लोजपा को ही तोड़ करके वो अब मजबूत दिखाई दे रहे हैं यहां पर। और जिस प्रकार केंद्रीय कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा चल रही है, और कल जैसा बताया जा रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अब हम भी सरकार में शामिल हो रहे हैं, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार जो होगा तो हमारी पार्टी को भी उसमें जगह मिलने वाली है। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि एक अलग तरह की राजनीति, दबाव की राजनीति यहां चल रही है, और इसमें एक साथ 2 काम नीतीश कुमार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके पीछे नीतीश कुमार की रणनीति हो तो, जैसा नीरब जी भी बता रहे थे, और साफ नजर यही आ रहा है कि नीतीश कुमार जी एक तो वो उस चिराग पासवान से बदला लेने की भावना के साथ में काम कर रहे हैं कि आपने बिहार विधानसभा चुनाव के समय में मेरे खिलाफ तमाम अपने प्रत्याशियों को उतारा, उम्मीदवारों को उतारा, और हमारी पार्टी को जो सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं मिल पाई, और क्योंकि वहां पे सीटों का मतलब वोटों का बंटवारा करवाया। दूसरी तरफ आप वहां नहीं गए जहां बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, वहां पर आप बीजेपी का समर्थन किए और वहां अपने कैंडिडेट्स को आपने नहीं उतारा, जबकि आप एनडीए में नहीं थे। तो विधानसभा के समय नीतीश कुमार को कमजोर करने में लोजपा और लोजपा के जो मुखिया चिराग पासवान की जो कवायद थी, वो यहां साफ उसका बदला लेते हुए क्या यहां दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि एक पंथ 2 काज। दूसरा काज ये है कि क्या एक तरफ से 5 सांसदों को अपने कोटे में, अपने खेमे में डाल करके नीतीश कुमार, अगर लोजपा के 5 सांसद अगर आ जाते हैं इधर, मतलब जेडीयू में आ जाते हैं, तो जेडीयू की मजबूती हो जाएगी, और यहां पर वो एक दबाव बना पाएगा जेडीयू इनके साथ, केंद्रीय नेतृत्व के साथ, यानी कि मोदी जी के साथ में, अमित शाह के साथ में, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में, इन लोगों के सामने में एनडीए में अपनी मजबूती का प्रदर्शन कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? दोनों सवाल आपके सामने हैं, जो एक कयास
कह सकते हैं सियासत में कयास बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है, पक्ष होता है, और उस पर बहुत सारी बातें रखी जाती हैं। ये दोनों सवालों का जवाब मैं चाहता हूं अमलेंदु जी आपसे। देखिए राजीव जी, एक तो जो ये घटनाक्रम है पूरा, खासतौर से जो एलजेपी के अंदर हो रहा है, मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार का दांव तो है ही, और उससे ज्यादा ये नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो आजकल चल रहा है एक दूसरे को उठाने गिराने का खेल, उसमें ये ज्यादा प्रभावशाली मसला है। और नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को इसमें दांव, क्योंकि चिराग पासवान जो भी कुछ कर रहे थे वो बीजेपी, और बीजेपी का जो था उनको पूरी तरीके से समर्थन हासिल था नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे चुनाव के दौरान काम करने में। हालांकि चिराग पासवान ने नुकसान जो है बीजेपी को ना पहुंचा के नुकसान पहुंचाया आरजेडी को, चुनाव के परिणाम बताते हैं वो, आरजेडी और जो महागठबंधन था उसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो भी कुछ वो कर रहे थे वो कर रहे थे इसलिए कि नीतीश को नुकसान हो और किसी भी तरीके से भाजपा को फायदा हुआ, लेकिन नुकसान जो है वो नीतीश से ज्यादा जो हुआ आरजेडी और महागठबंधन को हुआ। तो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से अब नीतीश से जो है वो पुराने बदले लेना चाहती है, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर एक गुण है, वो अच्छा हो या बुरा हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में एक होना भी चाहिए कि आपके साथ किसी ने अगर दुर्व्यवहार कभी किया है तो आप उसका बदला कभी ना कभी अवश्य लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को छोड़ते नहीं है जिसने उनके साथ कभी भी कोई जो है बुरा व्यवहार किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, तो चाहे वो कोई भी हो। तो नीतीश कुमार जो है आडवाणी जी के कहने पर 2014 में जिस तरीके से आप बबूला हो गए थे और फिर जाकर के शरण में पहुंच गए थे भारतीय जनता पार्टी की, तो नीतीश कुमार देखिए कुल मिलाकर के आदमी तो भारतीय जनता पार्टी के ही है, आरएसएस के ही आदमी है। अब वो भले ही लोहिया लोहिया नाम जपते हो, हालांकि लोहिया के ऊपर भी बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जो जिस तरीके से नीतीश कुमार एजेंडा चला रहे थे, तो अब नीतीश कुमार को जो है उम्र के आखिरी पड़ाव में और आखिरी उनका जो पहले वो कह चुके आखिरी चुनाव है, अब उन्हें जाकर के मालूम पड़ा कि आरएसएस जो कितना खतरनाक खेल खेलता है वो नीतीश के साथ भी खेल रहा है। तो अब नीतीश जो उस खेल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबक सिखाना चाहते हैं नीतीश को, और गांव से नीतीश को चित्त करना चाहते हैं। तो नीतीश भी चूंकि समाजवादी रहे हैं, वास्तविक है, नकली में इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन समाजवादियों की भी एक जो है खूबी है, वो भी उखाड़ पछाड़ खूब करते हैं, और जब कोई दूसरा नहीं मिलता तो आपस में ही करने लगते हैं। तो नीतीश कुमार जो है वो उसी उखाड़ पछाड़ से जो है वो दाव अब जो दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। अब देखना ये होगा कि उस संघ के उखाड़ पछाड़ भी वो कामयाब होते हैं कि नीतीश कुमार के उच्च होते हैं। तो अब ये जो नया दाव चला गया है नीतीश कुमार की तरफ से, तो ये आरएसएस को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो एक तरीके से दाव देने की कोशिश की जा रही है। अगर मान लीजिए 5 सांसद ये जेडीयू में शामिल हो जाते हैं, तो जेडीयू का एनडीए के अंदर एक दबाव जो है वो और बढ़ जाएगा कि अब केंद्र में उसको भी शामिल किया जाए, एक तो उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में। दूसरा, बिहार की राजनीति उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ साधेंगे और आगे की राजनीति जो है उसको थोड़ा ठीक करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो उनको ज्यादा दबाव न बना पाए और उनको किसी मामले में फंसाने ना पाए। क्योंकि जब आज एलजेपी का एक बड़ा धड़ा जो है उनके साथ आगे मिल जाएगा, कि मजबूत हो जाएंगे। तो ये नीतीश का जो दाव मुझे लगता है सब मिलाकर के ये चिराग पासवान से ज्यादा जो है ये भारतीय जनता पार्टी को भी एक दाव देने की कोशिश है, और चिराग पासवान से अपना पूरा हो ही जाएगा अगर इस तरीके से ये तोड़फोड़ हो जाती है, तो नीतीश उसमें सफल हो जाएंगे। तो अब ये लड़ाई जो है मुझे लगता है कि ये एनडीए की अंदरूनी लड़ाई है जो हम निकल करके सड़क पे आ गई है। तो अब इसमें भी देखना ये होगा कि चिराग पासवान जो है वो कहाँ खड़े रहते हैं और पशुपतिनाथ पारस जो है वो कहाँ खड़े होते हैं, कुल मिलाकर के देखने वाली स्थिति ये होगी। हालांकि देखिए जो लड़ाइयां होती है चाचा भतीजों के बीच में, आखिर में भतीजे जीता करते हैं, वो इसलिए जीता कर रहे कि जिसमें समाजवादी पार्टी के अंदर भी जिस तरह ये उठापटक चल रही थी, तो नरेश अग्रवाल नाम के प्राणी हुआ करते थे जो उसमें अखिलेश यादव की बहुत नजदीकी थे, आजकल भारतीय जनता पार्टी में है और क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि उत्तराधिकारी बेटा होता है, भाई नहीं होता है। और बाद में ये चीज साबित भी हुई कि उत्तराधिकारी जो बेटा है, मतलब मुलायम सिंह यादव ने 100 गालियां खा के तो व्यवहार सह करके भी उत्तराधिकारी अपना जो तरीके से अखिलेश यादव को ही बनाया। तो उत्तराधिकारी तो रामविलास पासवान के चिराग पासवान ही रहेंगे।
लेकिन जब तक कि वो नया दौर नहीं आएगा और नए चुनाव नहीं होंगे और पार्टी नए सिरे से खड़ी नहीं होगी, तब तक तो चिराग पासवान को एक जो है दांव दे ही दिया है चाचा ने फिर आज की तारीख में। तो अभी चचा भतीजे में कौन जो है वो सुपर पावर होगा या, लेकिन आज की तारीख में चिराग पासवान जो है वो जंग हारते हुए नजर आ रहे हैं। कल क्या हो ये देखने वाली चीज होगी राजनीति। जी, मुझे मैं जो आपको लगता बता दूं दोस्तों कि ये जो 5 सांसद हैं, चिराग पासवान के अलावा जो 5 सांसद हैं वो कौन कौन हैं। एक तो चाचा पाशुपति पारस पासवान हैं ही, जो पाशुपति पारस लिखते हैं, वो चाचा जी हैं। उसके अलावा उनके चचेरे भाई जो हैं वो प्रिंस राज हैं, फिर चंदन सिंह हैं, वीणा देवी हैं और महबूब अली केशर हैं। ये 5 हैं और इनके अलावा चिराग पासवान को इन लोगों ने अलग कर दिया है और बचे ये 5। इन लोगों ने पूरा का पूरा, इनका कहना है कि इस पार्टी में इतना ही नहीं, पशुपति पारस जी जो चाचा जी हैं इनके चिराग पासवान के, उनका कहना है कि हम लोगों ने 2014 में एनडीए में हम लोग शामिल हुए थे। उस समय हमारे भाई यानी कि रामविलास पासवान भी चाहते थे, हम लोग हुए शामिल और वो एक अपना गठबंधन चला रहा था। अभी पिछले चुनाव में, बिहार चुनाव के समय भी हम चाहते थे कि वो गठबंधन हमारा बना रहे, हम लोग एनडीए के सदस्य रहें, लेकिन हमारे भतीजे ने यानी चिराग पासवान ने उससे अपने आप को अलग किया, हमारी पार्टी को अलग किया, जिसके कारण 99% हमारे जो कार्यकर्ता थे वो हमसे बिदक गए, छिटक गए और वो भी नाराज हो गए। और अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी और इन सब को दूर करना अपने मतलब हमारे लिए भारी पड़ रहा है। हम ये नहीं कर सकते हैं और पार्टी को बचाना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, इसलिए हम पार्टी बचा रहे हैं और हम अपने जो सियासत में जो कुछ होता है ये सब करने की कोशिश और कवायद उनकी चल रही है। ये कहना है पाशुपति पारस का, जो कि चाचा जी हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है लोजपा पे। लेकिन यहां सवाल यही उठता है, हमारे साथ 2 साथी जुड़े हुए हैं दोस्तों। एक नीरव समदर्शी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सीधे पटना से जुड़े हुए हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग चर्चा इस वक्त कर रहे हैं बिहार की राजनीति। और बिहार की राजनीति में खासकर ये जो भी घटनाक्रम है लोजपा में टूट का जो घटनाक्रम है, क्या इसके पीछे नीतीश कुमार का हाथ है? क्या इससे नीतीश मजबूत हो रहे हैं? ये भी देखने वाली बात है। और साथ साथ क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान से बिहार विधानसभा का बदला इस वक्त ले रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहते हैं कि वो केंद्र में बैठी मोदी सरकार को आंख दिखा पाए, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम चाहेंगे और सीधे चलेंगे नीरव समदर्शी जी, आपके पास आना चाहूंगा। आखिर जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्या आपको लगता है इसके इर्द गिर्द क्या सियासत चल रही है? आखिर क्या कारण है कि 5 के 5, 6 में से 5 सांसद, विधायक भी नहीं सांसद, वो अपनी पार्टी पे कब्जा कर लें और प्रमुख रूप से मुखिया जो हैं चिराग पासवान उनको अलग कर दें? क्या लगता है आपको? देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा, एक तो राजनीति में अचानक होता और बदला की राजनीति इस तरीके से तुरंत में ऐसे नहीं ली जा सकती। ठीक है, ये बदला की राजनीति, और नीतीश कुमार बदला की राजनीति करने की स्थिति में अभी नहीं है। उनकी स्थिति अभी हर तरफ से बहुत कमजोर हो चुकी थी और कयास लगाया जा रहा था कि लॉकडाउन के बाद तक इनकी सरकार टिक पाएगी कि नहीं, यह स्थिति हो गई थी। ऐसे में एक बात ये, दूसरी बात है राजनीति का जो मेन मुख्य खेल होता है कि जो केंद्र होता है उसको कमजोर रखें, मतलब जिसके सहारे हम बढ़ रहे हैं उसको कमजोर रखें। इसमें लोजपा को जो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं इस वक्त, वो खुद उनकी पार्टी पर बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है। उनको इन 5 एमपीओं पर पकड़ बनाए रखने के लिए सत्ता के सहयोग की जरूरत है और नीतीश जी जैसे व्यक्ति की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरी बात यह है कि पार्टियां बिखर कर, आपके पास सरकार नहीं, तो शासन भी चाहिए था। ये जो सारे एमपी एक जगह हुए हैं और चिराग पासवान के एकदम विपरीत गए हैं, जबकि रामविलास पासवान के प्रति लोजपा में अगर वास्तव में कहा जाए तो ये रीजनल पार्टियों में जो उसके जो मुखिया होते हैं उसके प्रति भक्ति होती है कार्यकर्ताओं की। तो वैसी स्थिति में भी सहानुभूति वोट लोजपा को नहीं मिला, ये बहुत ध्यान देने की चीज है। तो यही चीज है यहाँ पर, ये वही गेम है, सत्ता का गेम है।
और तुरंत बदला की भावना से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काफी समय से इस पर मंथन चल रहा था, होमवर्क चल रहा था, थोड़ा तो तोड़ जोड़ की राजनीति चल रही थी लगातार। इससे पहले दोनों तरफ से हाउस ट्रेडिंग की बातें भीतर खाने से आती रही हैं, मतलब सूत्रों से ये मिलता रहा है, डायरेक्टली हो या नहीं हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन बनने के पहले कंप्लीट बैठ के दांव पेच होता है, बाद विचार होता है, देन लेन होती है, पावर एक्सचेंज की बात होती है। क्योंकि आप देखिए मुख्य तौर पर स्थिति वही है, एलजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और चिराग पासवान चूंकि अंदर से एलजेपी के साथ थे, तो मुख्य तौर पर स्थितियां वही थी। लेकिन सीधे सीधे जो इलेक्शन में चिराग पासवान की स्थिति कमजोर होने के बाद सीधे सीधे सत्ता में वो नहीं आ सकते थे, तो घूम फिर के बातें वहीं पर की गई। और अभी नीतीश जी की स्थिति जो है वो कई तरीके से बहुत कमजोर है। बिहार में उनको दबदबा बनाने के लिए केंद्र के पावर की जरूरत है। और केंद्र में आप एक चीज देखिए कि हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे परिवर्तन कब से आना शुरू हुए, धीरे धीरे सेंटर को चेंज किया गया। जनता दल यू के अंदर अगर कई कारण से नीतीश जी कमजोर हो रहे हैं केंद्र के साथ, तो केंद्र बिंदु बदला गया। आरसीपी सिन्हा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, बहुत मायने रखता है ये। आरसीपी सिन्हा की कूटनीति और आरसीपी सिन्हा को का जो तोड़ जोड़ की राजनीति है, ये हम उनको जानने वाले नैतिक से जानते हैं कि इस चीज के वो माहिर खिलाड़ी। और चूंकि कई चीजों में नीतीश कुमार खुद से फंसे हुए थे, इसलिए अगर पावर गेम की बात हो तो नीतीश कुमार डायरेक्टली उसे नहीं कर सकते थे ठीक से, इसलिए सेंटर को बदला गया, आरसीपी सिन्हा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें खुली छूट दी गई। दांव पेच की राजनीति जो भी होती है उनको खुली छूट दी गई। और उसके बाद वहां से, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं हम कि अचानक से ऐसा कुछ हो गया। और हम ये नहीं देखें कि जब 5 सीट है, लगभग जनता दल यू का अपने एमपी, मुझे सही से आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता दल यू और इनको ये 5 को मिला दिया जाए लगभग 20 आ रहा है। अभी कई तरह के बिल लाने हैं, अभी केंद्र सरकार ऐसे ही विपक्ष के दबाव में है, कोरोना की वजह से है। इन तमाम चीजों में केंद्र में अगर एमपीओ की संख्या अधिक होती है तो केंद्र सरकार को मजबूती मिलेगी। तो एक हाथ दो और एक हाथ लो, हम आपको केंद्र में मजबूती देते हैं, आप हमको राज्य में पूरी छूट दीजिए और अपने तरीके से शासन करने दीजिए। यही राजनीति है और इसमें अभी नीतीश कुमार पूरी तरीके से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कल क्या होगा ये अलग जगह पर है और बाकी किसी से कुछ नहीं। ये केंद्र और मतलब ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की लड़ाई है, जिसमें इस वक्त नीतीश कुमार पूरी तरीके से बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। जी, नीतीश कुमार इस वक्त पूरी तरह से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, नीरव जी का कहना है। लेकिन इस बीच ये लोजपा के अंदर की जो लड़ाई है वो तो अभी सामने आई है, लेकिन नीतीश सरकार के अंदर जो लड़ाई है वो भी पिछले दिनों लगातार हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। और खासकर आप देखिए कि मांझी यानी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी लगातार वोकल हो रहे हैं। वो कई बार अपने जो बयान दे रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं असंतुष्टि है। और यही कारण है कि अभी नीरव जी बता भी रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन तक ये सरकार चले, उसके बाद शायद ये सरकार गिर जाए। लेकिन इस बीच जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम में देखिए तेज प्रताप यादव से मांझी की मुलाकात, तेज प्रताप यादव के अलावा मतलब मांझी की तेज प्रताप से मुलाकात के अलावा मुकेश सहनी का भी तल्ख बयान, फिर मांझी का तल्ख बयान, लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर बधाइयों का ताता, ये तमाम बातें क्या कुछ कहती हैं ये भी जरा नीरव जी आपसे समझना चाहूंगा। फिर अमलेंदु जी आपके पास आऊंगा। नीरज जी, बहुत सारे घटनाक्रम अभी पिछले दिनों जो घटित हुए हैं वो सब हम देख रहे हैं बिहार की राजधानी पटना और उसके आसपास भी, और जो कुछ भी वहां से निकल के आ रहा है। और खासकर क्या आपको ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव का बाहर आना बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की गर्माहट पैदा कर दी है? जी, ये गर्माहट पैदा कर दी है, निश्चित तौर पर की है। लेकिन इसको हम लोग अंदर की लड़ाई बहुत अजीब तरह से लड़ी जाती है। अब इससे काफी दिनों से देखिए कि मुकेश सहनी और उनके पिता जनता दल यू की ओर झुकते हुए नजर आ रहे थे और अजीब बयान आ रहा था। इस सबसे ये नहीं समझा जाए कि जो
लालू प्रसाद यादव और मांझी जी के बीच कुछ बन रहा था। यह सब पावर गेम है। ऐसी स्थितियां, ऐसी मुलाकातें सिर्फ दूसरे पक्ष को पर बार्गेनिंग बनाने के लिए होती हैं। ये निश्चित पहले से ही था कि अभी तुरंत में इतना आसान नहीं है आरजेडी की सरकार बनना। वो काफी पहले ही कमजोर पड़ गया था। जब आपको अमरिंदर एडी अरेस्ट हुए थे, वो भी पावर गेम ही था। उस समय भी बात की सुनी सूत्रों से यह मालूम हुआ था कि बहुत बड़ा अमाउंट वो फंडिंग करने वाले थे और वो आरजेडी के वैसे भी पुराने फंडर हैं। तो वह गेम जब उनको अरेस्ट करने के बाद डिमोलिश किया गया, उसके बाद आरजेडी की सीधे सत्ता में आने की संभावना वहीं से घट गई। यहाँ पर उसके बाद यहाँ गेम ये था कि नीतीश कुमार लगभग पंगु वाली स्थिति में थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे और इनकी यह कमजोर स्थिति काफी समय से है। इसमें इनकी अपनी कार्यशैली है कि एकदम नजदीक के लोगों को ये पूरी तरह समापन करके नहीं चलते हैं। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की शैली हुआ करती थी और वहीं पर चंद्रशेखर की शैली हुआ करती थी कि अपने आसपास के लोगों को वो किसी भी हद तक जाकर प्रोटेक्ट करते थे। तो नीतीश जी के साथ आपको याद होगा कि नीतीश कुमार, मतलब सबको याद होगा, कि हम लोग जब नीतीश की सरकार पहली बार एक बार जीतने के 5 साल पूरा करने के बाद जब इलेक्शन हुआ था, तो एक बयान आया था लालू प्रसाद यादव का। वो बयान था कि ऐसा का नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो इस तरह के बयान जो आते रहे हैं और यह स्थिति बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के प्रति माना जाता है। ठीक है कि वो पावर में हो जाते हैं, बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, उनका अपना दाव पेच है, अपना शैली है, लेकिन आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा संतुष्ट न करके चलने की वजह से ही अक्सर इनके साथ ऐसी स्थितियां हो जाती है। और जब पावर गेम पर ही काम अगर करना है तो फिर वही पावर गेम होता है। उसमें इन्होंने बहुत ही चतुराई से, बहुत ही सावधानी से आरसीपी के ऊपर सारा भार सौंप कर और केंद्र की राजनीति को देखते हुए लगभग 20 एमपी के समर्थन जुटा पाए आरसीपी सिन्हा, और अभी वो केंद्र सरकार को बहुत हद तक बार्गेन करने की स्थिति में आ गए हैं। केंद्र अगर आरजेडी से लड़नी है तो उसके लिए भी केंद्र के सपोर्ट की उनको जरूरत होती है, क्योंकि आज की राजनीति में एक जो चलन आ गया है वो है आपको सीबीआई। हम इस फैक्टर से को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लालू जी जेल क्यों गए ये हम सब समझते हैं, और सीबीआई का इस्तेमाल अगर केंद्र पर दबाव बना पाएंगे तभी अच्छी तरीके से हो पाएगी। और बिहार की राजनीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए यह दबाव की राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के तारीख में हर कोई कहे कि जो अरे ज्यादातर एमपी या एमएलए या ये सब कहीं न कहीं दागदार हैं, तो दागदार लोगों को कानून के शिकंजे से अपनी मुट्ठी में करना थोड़ा आसान होता है। यह भी बहुत बड़ी राजनीति है और जो कि अभी के खेल में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। जी नीरव जी, तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं, और ये बात बिहार की राजनीति में बहुत चलती है। खैर, राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो गुड इवनिंग कह रहे हैं। ये शाकिर फ्रॉम सऊदी अरबिया, सऊदी अरब से देख रहे हैं हमें। मदीना का मुसाफिर हमारे साथ, अंसारी राशिद हैं, आदाब कह रहे हैं, आपको भी आदाब। और सीमा खातून हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जय बैलेट कह रही हैं। उसके अलावा रविंद्र कुमार कह रहे हैं कि पासवान जाति अब पहले वाला नहीं है, वो अपना भला बुरा समझते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान और चिराग पासवान अपने जाति और बिहार वासी को करता दिया, सत्यता में बैठ गई मलाई खाया, सत्ता में बैठ गई कह रहे हैं। घनश्याम लिबाडिया हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं पशुपति पारस भी वही कर रहे हैं जो उनके बड़े भाई स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी कर रहे थे। मौसम वैज्ञानिक ने उन्हें नवाजा जाता था। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, इस पर चर्चा हम करेंगे। घनश्याम लिबाडिया जी ने कही है। उसके अलावा सीमा खातून हैं, इस्लाम अली हैं हमारे साथ, उषा परगनिया जुड़ गई हैं हमारे साथ में,
अबू मलिक भी हैं, मोहम्मद निजामुद्दीन भी हैं, मोहम्मद सद्दाम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा खातून कह रही हैं कि लालू प्रसाद ने यूपी में बहुत अच्छे रेलवे प्रोजेक्ट दिया। मदीना का मुसाफिर भी हमारे साथ बने हुए हैं और मोहम्मद नदीम भी हमारे साथ बने हुए हैं और असलम चिश्ती भी हैं। तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं और अपनी बातें यहाँ रख रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, मंजूर आलम भी आदाब कह रहे हैं। तो साथियों, आप सबको एक बार फिर से आदाब, नमस्कार और गुड इवनिंग जो समझ लें। मुन्ना खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सऊदी से देख रहा हूँ, लिख रहे हैं। तो दोस्तों, आप जहां से भी हमें देख रहे हो, आप सबको बहुत बहुत इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सुरेश रामचंदानी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, जो कह रहे हैं ऑल मिनिस्टर्स ऑफ बीजेपी आर फ्रॉड, ये लिख रहे हैं। और मंजूर आलम थैंक्स ऑल डीबी लाइव टीम कह रहे हैं। तो चर्चा आज हम कर रहे हैं बिहार की, और बिहार में कल रात से तूफान मचा हुआ है। और बिहार के सियासत में ये जो तूफान है, सियासी तूफान, वो खासकर लोजपा में टूट के कारण है, चाचा और भतीजे के बीच में। और चाचा ने कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए, उनका जो सेंटेंस है मैं बता रहा हूं, आज से तुम्हारे लिए मर गया चाचा। तो ये चाचा जो हैं, ये पशुपति पारस हैं, जो रामविलास पासवान के भाई हैं और सांसद हैं हाजीपुर से। और वो चाहते थे कि ये पार्टी, उनकी पार्टी लोजपा 2014 से जो एनडीए के साथ थी, वो एनडीए के साथ बनी रहे। लेकिन चुनाव के वक्त जो कुछ भी हुआ, एनडीए से चिराग पासवान ने अपने पार्टी को अलग किया। उसके बाद जो घटनाक्रम है, पहले भी बताया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ सवाल ये उठता है, अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा, कि क्या एक मौसम वैज्ञानिक बड़े भाई यानी रामविलास पासवान के जाने के बाद चिराग पासवान, उनके बेटे, सियासत के मौसम वैज्ञानिक नहीं बन पाए, और चाचा ने, जिनमें मौसम वैज्ञानिक बनने की क्षमता थी, उन्होंने चिराग को बाहर किया और खुद उस पर काबिज हो गए। और उनको वो जो उनके भाई का यानी चिराग के पिताजी का जो गुण था, वो गुण चाचा में साफ दिखाई दिया। और चाचा जी देख रहे हैं कि आने वाले समय में बेहतर यही होगा कि एनडीए के साथ रहो और जेडीयू में मिल जाओ अगर, या जेडीयू को समर्थन दे दो, तो शायद जेडीयू के 10 सांसद, और इधर शायद 10 सांसद हैं और इधर ये 5 आ जाएंगे, तो 15 सांसदों के साथ में नीतीश कुमार की मुट्ठी मजबूत हो जाएगी। क्या कहना चाहते हैं आप, खासकर जो मौसम वैज्ञानिकों का हाल वहां हम देखते रहे हैं, और खास करके रामविलास पासवान के अब नहीं रहने के बाद क्या लोजपा को एक नए मौसम वैज्ञानिक मिल गए हैं? निश्चित तौर पर नए मौसम वैज्ञानिक मिल गए हैं। और चिराग पासवान जो है, हालांकि मौसम वैज्ञानिक वो भी थे, ऐसा नहीं कि वो मौसम वैज्ञानिक नहीं थे, मगर वो हनुमान जी जो थे वो राम पे भरोसा ज्यादा कर रहे थे और कच्चा उसी में खा गए। और जिस राम पे उन्होंने भरोसा किया, वो राम असली तो राम है नहीं, कलयुग के राम है, और कलयुग के राम सबको कच्चा दिया करते हैं। और ऐसे हनुमानों को तो जरूर कच्चा दिया करते हैं। जो दलित हनुमान है, उनको ये कलयुग के राम जरूर कच्चा दिया करते हैं। सारे दलित हनुमानों को कलयुग के राम ने कच्चा दिया है। तो अब ये गलती जो थी, ये अपने पिता से जो थी, ये सीख नहीं ले पाए जो हनुमान जी थे, कि किस तरीके से मौसम वैज्ञानिक जो है बना जाता है और किस तरीके से पहचाना जाता है। और चाचा, चूंकि देखिए, पार्टी को बनाने वालों में पशुपतिनाथ पारस का एक रोल है। ऐसा नहीं है कि पशुपतिनाथ पारस जो है वो बिल्कुल लोजपा में काम के आदमी नहीं रहे। तो पशुपतिनाथ पारस जो है, वो जब रामविलास पासवान दिल्ली संभाला करते थे, तो पटना जो पशुपतिनाथ पारस ही संभाला करते थे। तो जहां तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, वहां विधायक दल के नेता पशुपतिनाथ पारस ही हुआ करते थे, लोजपा जो थी रामविलास पासवान की पार्टी। तो यानी कि पटना जो थे वो वही संभाला करते थे। हालांकि पासवान के जिंदा रहते हुए पासवान के घर में ही तमाम लोग जो थे वो एनडी उसमें राजद में भी शामिल थे। जब बेटियों राजद में ही पासवान जी के, तो अब वो दोनों पत्नियों के बीच को भी लेकर के भी कुछ झंझट है, जो भी कुछ है। लेकिन चिराग पासवान जो है, चूंकि राजनीति से नहीं आए और राजनीति उन्होंने सीखी भी नहीं थी, वो तो फिल्म एक्टर है, तो फिल्म से आगे पिता की विरासत जो थी उसको भी मिल गई उनको। तो लेकिन पिता की विरासत को संभालने के लिए वो गुण तो होने चाहिए। आपने दांव पे जगह हारे के नहीं सीखे हैं और आप हारे में उतर जाएंगे सामने से। पिता तो पहलवान थे, वो तो ठीक है पहलवान थे, लेकिन आप तो पहलवान नहीं है। आपने पिता के साथ पहलवान सीखी नहीं, दांव पे सीखे नहीं, तो आप कच्चा जरूर खा जाएंगे। तो चिराग के साथ हो रहा है, तो यही हो रहा है कि वो जिसमें दांव पे जिन्होंने सीखे नहीं, तो इसलिए कच्चा खा रहे हैं। और भाई जो है,
क्योंकि वो भाई के साथ में जो दाव पेच खेलता रहा था उसे सारे दाव पेच मालूम है, तो उन दाव पेच का इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे जो लगता है कि आज की स्थिति में विन विन पोजीशन जो है वो पशुपतिनाथ पारस की ही है। अब देखिए एक सेंटिमेंट की भी अगर बात हो, चिराग पासवान के साथ सेंटिमेंट्स तब जुड़ सकते हैं लोगों के, मतलब जो खासकर उनका मतदाता है उसके, कि जब पशुपतिनाथ पारस जो है उस सेंटिमेंट्स को ना भुला पाए। अब सत्ता सबको चाहिए, या किसी ऐसा नहीं है कि कोई जिसको सत्ता नहीं चाहिए, तो जो उनका मतदाता है उसको भी सत्ता चाहिए। उसको दिख रहा है कि सत्ता जो है वो पशुपतिनाथ पारस के साथ रहकर के ज्यादा आसानी से मिल रही है और चिराग पासवान के साथ रहकर नहीं मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि मतदाता वर्ग भी जो है वो उसकी संपैथी जो इस समय होगी, मुझे लगता है, मतलब समदर्शी जी वहां बैठे वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। आज की स्थिति में उसकी जो सहानुभूति कह लीजिए या समर्थन कह लीजिए, मुझे लगता है वो पशुपतिनाथ पारस के साथ ज्यादा होगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि लंबी दौड़ का घोड़ा जो है, भले ही वो चिराग पासवान हो कल साबित हो, लेकिन अभी चूंकि वो पिछड़ रहे हैं, तो ऐसे में पशुपतिनाथ पारस जो है वो लंबी दौड़ के घोड़े हो सकते हैं। तो ये उनके साथ जा सकता है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर पासवान मतदाता बिहार का जो है वो अगर पशुपतिनाथ पारस से चला जाता है, तो जो एक तरीके से कहा जाए कि चिराग पासवान जो है वो पूर्ण दलित नहीं है, जिन शब्दों में कहा जाए, तो वो पासवान मतदाता जो है क्या उसकी सही पशुपतिनाथ पारस से ज्यादा होगी। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जो है फिर वो उनको कोई नई राजनीति जो करने के लिए कोई स्थान खोजना पड़ेगा। और जो यूपी और बिहार की राजनीति है उसमें अगर आपके पास आपकी जाति का संबंध नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लंबी राजनीति कर सकते हो। बदलाव की राजनीति और वैकल्पिक राजनीति, मुझे लगता है कि ये सब बातें जो है 50 साल तक तो बेमानी है। उसके बाद कुछ हो, बदलाव की राजनीति हो, जातीय धर्म की राजनीति नहीं हो, ये हो, तो बात अलग की है। 50 साल तक जो जातीय धर्म की राजनीति जो है वो हारने वाली है। ऐसे में चिराग पासवान के सामने जो है ये संकट हो सकता है कि वो किस तरीके से अपने को सर्वाइव करेंगे। लेकिन मुझे आज चिराग पासवान जो है फिलहाल तो बच्चा जो अपने चाचा से खा गए हैं, कल क्या हो ये अलग बात है। जी हाँ जी, क्या हो ये अलग बात है। आज गच्चा खा चुके हैं चिराग पासवान और साफ नजर आ रहा है कि अब चिराग पासवान अकेले रह गए हैं अपनी पार्टी में। 6 सांसदों की के साथ उनकी बहुत ही मजबूत पार्टी अब अकेले हैं। आरपी सिंह लाइव कह रहे हैं कि चिराग दलितों की पीड़ा नहीं समझते, वे एसी के नेता हैं, जमीनी नहीं। ये आरपी सिंह का कहना है। तस्लीम खान कह रहे हैं कि हनुमान जी की किष्किंधा में ही आग लग गई थी, लग गई है। फिर सैफुद्दीन इस्लाम भी हेलो कह रहे हैं। महमूद आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बीजेपी मुर्दाबाद कह रहे हैं। और सीमा खातून कह रही हैं कि आप जैसे लोगों को सीएम होना चाहिए। अमलेंदु जी आप सीएम बनने के लिए तैयार रहिए, सीमा जी कह रही हैं आपको। और इजहार खान फिर मदीना का मुसाफिर भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं, इनका कहना है। तो तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल लोदीपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को केंद्र को छोड़ बिहार की राजनीति करें तो आने वाले समय में समर्थक और उनकी पासवान जाति चिराग पासवान के साथ ही रहेगी। पारस जी नेता कम, शुरू से ही मोल तोल करने वाले और सत्ता की आड़ में धंधेबाज, इनका कहना है। मिस्टर नईबारा भी हमारे साथ जो कह रहे हैं चिराग हैज बीन डम्प्ड बाय बीजेपी, इट्स नॉट एन एंड, ये समापन नहीं है, ये बीजेपी के द्वारा किया गया है। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि उपाध्याय जी सही कह रहे हैं। मोहम्मद मुनाजिर अंसारी कह रहे हैं कि सर आप ठीक हैं, हम आपका न्यूज हर दिन देखते हैं, बहुत धन्यवाद। गौहर भी हमारे साथ बने हुए हैं, नाइबारा भी हमारे साथ में हैं। तो तमाम साथी लगातार बने हुए। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं जैसा राम वैसा हनुमान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुकुमार बनर्जी कह रहे हैं मोदी डजंट हैव डिजर्व हनुमान, हिज फ्रेंड कुड बी बाली। कह रहे हैं कि बाली होना चाहिए, हनुमान नहीं, मोदी को लेकर के। रविंद्र कुमार का कहना है कि अब तो मोदी और अमित शाह का भी कोई मंत्री चिराग को काम नहीं आएगा, चिराग पासवान को लेकर। पंकज राणा है, इस्लाम असलम चिश्ती हमारे साथ, गौहर हैं, परवेज आलम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर मोहम्मद साबिर अंसारी हैं, रफीक पूनावाला हैं, ताहिर खान हैं। तमाम साथियों आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में, जो थोड़ी बहुत अभी सुबगाहट है। आप इतना जरूर याद रखिए कि आने वाले समय में जैसे
जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बिहार की राजनीति में उथल पुथल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एक तरफ बीजेपी जो पश्चिम बंगाल में मार खाई है, आज भी पश्चिम बंगाल में एक ज्ञापन सौंपने के लिए जब बीजेपी के विधायक जा रहे थे राज्यपाल के पास, तो 75 विधायक नहीं गए वहां पर, शायद 50 या 51 विधायक गए हैं और बाकी विधायक नहीं गए हैं। तो ये सब क्या मायने रखते हैं और इसके कारण बीजेपी के अंदर क्या हलचल है पश्चिम बंगाल को लेकर के, और उसका रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिहार में इसलिए क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री जो हैं वो बीजेपी के नहीं हैं, मुख्यमंत्री जेडीयू के नेता, जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार हैं, और बीजेपी के अंदर खाने में नीतीश कुमार को लोग पसंद नहीं करते हैं। और साथ साथ जिनके समर्थन में, यानी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी यानी विकासशील इंसाफ पार्टी जो है, इन दोनों इंसान पार्टी, इन दोनों के साथ जो गठबंधन है, 4-4 सीटें जो इनकी हैं, यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी, इन दोनों पार्टियों के 8 सीटें, ये 8 सीटें ही मिलकर के सरकार बनाने में कामयाब हो पाई हैं। अगर ये 8 सीटें अलग हो जाती हैं तो फिर वहां की सरकार कहां जाएगी, यह भी देखना होगा। साथ साथ नीतीश कुमार अपने आप को कितने मजबूत कर पाएंगे, नीतीश कुमार क्या पाला बदल पाएंगे, नीतीश कुमार क्या रातों रात एनडीए छोड़ करके फिर से आरजेडी के साथ जाएंगे। बहुत कुछ है आने वाले समय में, बहुत घटनाक्रम आप देखेंगे, बहुत तेजी से बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। और वो भी खासकर तब जब आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन के बाद या उसमें अगर जेडीयू को वहां मनमाफिक सीटें नहीं मिली, मनमाफिक मंत्रिमंडल में जगह नहीं, मंत्रालय नहीं मिला, तो बहुत कुछ बदल सकता है दोस्तों। याद रखिए, नीतीश कुमार भी एक अलग तरह के नेता हैं, और जो वो कह चुके हैं आखिरी दिन का, उन्होंने कहा था मेरी ये आखिरी पारी है। तो आखिरी पारी में इंसान जो है, जो सियासत करता है, राजनीति करता है, वो हर तरह की का खेल, हर तरह की चाल चलने की कोशिश करता है। और जब सियासी बिसात बिछी हो, शतरंज जैसे आप लोग खेलते होंगे, वहां जो बिसात है और वो उसमें कहां क्या चाल चलनी है, गोटियां कहां पटकनी है, कहां फेंकनी है और किसको कहां से मात देना है, और जबकि आपस में ही लड़ाई चल रही हो, फ्रेंडली गेम हो, लेकिन नजर उस कुर्सी पे हो जिस कुर्सी पे बैठना किसी और को है, तब तो लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो जाती है। तो इसलिए बहुत कुछ देखना होगा और आने वाले समय में बहुत कुछ बाकी है। हमारे साथ नीरव समदर्शी जी सीधे जुड़े हुए हैं पटना से, बहुत पैनी नजर रखते हैं और बहुत कुछ वहां की गहराई से अध्ययन करते हैं, खासकर पटना बिहार की राजनीति से को बहुत नजदीक से जानते हैं, इसलिए उनकी बातों को जरूर हम सुनेंगे। लेकिन साथ साथ कुछ बातें, कुछ विचार जो है हमारे साथी जो लगातार लिख रहे हैं, इन लोगों के भी ले लें। राशिद हुसैन हमारे साथ में, सीमा खातून लगातार बनी हुई हैं, मोहम्मद कौसिफ चैनल भी हमारे हेलो आई एम वाचिंग यू कह रहे हैं, धनंजय यादव हमारे साथ में हैं, घनश्याम लिम्बाड़िया कह रहे हैं कि चिराग पासवान के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है। देखिए, इन लोगों की बातें सुनना भी जरूरी है। हम लोग तो अपने विचार रख ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथी जो हमें सुन रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या विकल्प है, क्या कह रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, ये सुनना जरूरी है, इसलिए आप लोगों के बीच रखता हूं। उनका कहना है, घनश्याम लिम्बाड़िया का कहना है कि चिराग पासवान के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है कि वो अपनी पार्टी की कमान अपने चाचा के हाथ में सौंप दे, हो सकता है तो अपनी पार्टी को टूटने से रोक सकते हैं। ये विकल्प है, यानी कि जो चाचा ने अब कब्जा कर लिया है उस पार्टी पे, उन चाचा के साथ चिराग पासवान चले जाएं और अपने आप को, याद कीजिए पहले जमाने में जब किसी देश पर, किसी राज पे कोई दूसरा राजा जो है वो आता था, आक्रमण करता था, तो या तो राजा हार मान लेता था या सामने वाले को हरा देता था या मर जाता था। तो यहां पर 2 या 3 विकल्प है, या तो आप चिराग पासवान जी आप हार मान लीजिए, उस गद्दी पे अपने चाचा को बैठने के लिए कह दीजिए, क्योंकि आप नहीं कहेंगे तब भी वो बैठ चुके हैं, इसलिए या तो आप हार मान लीजिए। अब आपके सामने एक ही विकल्प है। शायद नीरव जी हम मेरी बातों को और आगे बढ़ाएंगे। नीरव जी, क्या चिराग पासवान के पास इसके अलावा और कोई विकल्प है? क्योंकि जब
6 में से 5 सांसद ऑलरेडी अलग जा चुके हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनको चिट्ठी लिख चुके हैं और बता चुके हैं। उसके अलावा चाचा जी कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए चाचा तुम्हारा मर गया, अब मतलब कोई रिश्ता नहीं रखना है अब हमको तुम्हारे से, भतीजा राम तुमसे। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के लिए क्या विकल्प है, उनके पास क्या विकल्प आप देखते हैं? जो मैं कह रहा हूं कि या तो आप अपने आप को पूरा का पूरा सरेंडर कर दो और उनके साथ चले जाओ, या आप अलग होगे तो देखो कि कितने लोग आपके साथ, क्योंकि एक भी नहीं है आपके साथ में। कुछ कार्यकर्ता होंगे, लेकिन स्थिति तो शायद बहुत भयावह है, बहुत खराब स्थिति है चिराग पासवान की। और जैसे भी लिख भी रहे थे कई साथी कि चिराग पासवान जो हैं वो तो फिल्मी एक्टर हैं भाई, वो उनको एसी कमरा चाहिए, उनको पूरा वही ठाट बाट चाहिए, उनको धरातल की राजनीति उन्होंने की नहीं, तो उनको पता नहीं है कि धरती पर हो क्या रहा है, उनके एरिया में क्या कुछ हो रहा है। क्या कहेंगे ओवरऑल चिराग पासवान की राजनीति, और अब चिराग पासवान क्या करें? अभी का जो भी उठापटक हो रहा है, इसे हम तात्कालिक उठापटक ही मान सकते हैं, और बहुत जल्दीबाजी या आज के 1, 2, 4 या 5 या 1 महीने के उठापटक के आधार पर चिराग पासवान के बारे में कुछ निश्चय कर लेना, ये ठीक है कि आज की तारीख में चिराग पासवान, हम ये कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा है, उनके साथ कोई नहीं है। लेकिन हमें 2 बातें याद रखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीटों में सिमट गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के केंद्र में है। दूसरी बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है चिराग पासवान फिल्म से आए हैं, लेकिन जब रामविलास पासवान यह तय कर चुके थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे 2014 में, तब चिराग पासवान ही रामविलास पासवान को जिद करके भारतीय जनता पार्टी के साथ ले गए थे, और इसके लिए रामविलास पासवान ने अपने बेटे को पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट हाउस की पहली मीटिंग में धन्यवाद दिया था। तो विज्ञानी चिराग पासवान भी हैं। अब इसको आप भागी कहिए या कहीं कुछ कैलकुलेशन की गलती कहिए, हम थोड़ा सा ये इमेजिन करें कि अगर लोजपा को 10 सीट भी मिल गया होता सहानुभूति वोट से भी, तो आज बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बिल्कुल अलग होती। अगर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दे रही थी और नीतीश कुमार को नहीं दे रही थी, मतलब जनता दल को नहीं दे रही थी, तो निश्चित तौर पर हम सब समझ सकते हैं कि भीतर खाने में कोई न कोई आपसी अंडरस्टैंडिंग पहले से ये बन चुका था। तो अभी की परिस्थिति में चिराग पासवान कमजोर हैं, लेकिन अगर इस तरह के अंदर की डील पहले से हो चुकी है, चल चुकी है, तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से चिराग पासवान को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अब गेम किस आधार पर होगा और चिराग का अस्तित्व किस आधार पर बचेगा, वो ये है कि हम रामविलास पासवान जो हमेशा मौसम विज्ञानी रहे और 2, 4, 5, 7, 10 सीटों के बदौलत हमेशा सत्ता में बने रहे, वो मामला क्या है? वह सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज ऑफ वोट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो वोट है, वह वोट, दलितों का जो वोट है, वो बड़ा वोट बैंक। तो अब चाचा और भतीजा की लड़ाई जो है, वह उसकी भविष्य इसी पर निश्चित है कि वह कितने % दलित वोट को कौन अपने साथ रख सकता है। और इसमें चाचा जी का जो भी ताकत रहा है, वो ठीक है सेकंड पोजीशन के रूप में अपनी ताकत बटोरते हैं और यहाँ संभालते रहे हैं सारी चीजों को, लेकिन रामविलास पासवान के रहते वो मजबूत पोजीशन में नहीं रहे कभी भी। और चिराग पासवान पिछले काफी समय से, रामविलास पासवान के मृत्यु से काफी पहले से बागडोर लोजपा का चिराग पासवान के हाथ में आ गया था, और आखिरी स्टेटमेंट रामविलास पासवान का यह था कि अब मैं पूर्ण रूप से अपने को हर चीज से अलग करता हूं, मुझे यह विश्वास है कि चिराग पासवान सक्षम है और सारा निर्णय वही लेगा।
तो ये सारी चीजों को देख के हम ये तुरंत ये मान लेना कि चिराग पासवान खत्म हो चुके हैं या उनको कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए, वह लड़ ही नहीं पाएंगे। यह शायद समय से पूर्व का कथन होगा। हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और अगर चिराग पासवान को अपने आप को मजबूती लाना है और अपना एक कमजोर गुट भी रखना है, मजबूती के साथ भारतीय राजनीति में सरवाइव करना है, तो उन्हें बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ आना होगा और अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ना होगा, और कार्यकर्ताओं से ज्यादा वोट बैंक पर निजी कब्जा, अपने आप को रामविलास पासवान का असली वारिस सिद्ध करना होगा। तभी वो अपने आप को भारतीय राजनीति में मजबूती प्रदान कर सकते हैं। कुछ एमपी, कुछ एमएलए मायने नहीं रखता है अब आगे की राजनीति में, क्योंकि यह सारा गेम जो है, यह सारा उठापटक जो है, वो बिहार की राजनीति, बिहार के सत्ता साइड एंगल है। मेन कंसंट्रेशन है 2024, और इसमें हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि बिहार का यह उठापटक उसके बाद शुरू हुआ है जब योगी जी दिल्ली गए। तो यह फैक्टर भी कहीं न कहीं आएगा। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा तो दलित वोट बैंक किसके साथ, योगी जी किस किस के साथ, क्योंकि दिल्ली का 80 सीट ये मायने रखता है, और सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट के जमाना है, हम लोग जब एक दूसरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि आपने सामने है, तो ये चीजें, पावर गेम अब हर तरीके से होता है, एक दूसरे के राज्यों में एक दूसरे से सहयोग के साथ। तो ये मुझे ये लगता है कि यह सारा खेल जो हो रहा है उसका एक बिंदु 2024 का इलेक्शन भी है, क्योंकि पिछले काफी दिनों में मोदी जी का वह छवि जो था, पुराना आवामंडल था, उसमें थोड़ी कमी आई है। तो यह भी एक कारण है जो इस तरह से पावर गेम जनता दल कर पाती। जी बिल्कुल, ये पावर गेम जो है, प्रेशर पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? और इसमें कई खिलाड़ी बने हुए हैं जो अपने अपने खेल को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और कुछ एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, 2 करोड़ 18.5 करोड़ का मामला जो है कल से सुर्खियों में है, उस पर भी चर्चा कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, रात 9 बजे उसी पर चर्चा करेंगे। कैसे राम नाम की लूट है, इस पर हम चर्चा करेंगे रात 9 बजे से। हमारे साथ जरूर जुड़िए, और 9 बजे से 10 बजे तक ये पूरा जो राम के नाम पर, या भगवान राम के नाम पर, या श्री राम के नाम पर जो लूट मची हुई है, जो लूट की गई है, मचाई गई है, उस पर चर्चा होगी। हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकारों की टोली होगी, पैनल होगा, और आप हमारे साथ जरूर जुड़िए 9 से 10। लेकिन इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की। बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीरव समदर्शी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पैनी नजर रखते हैं बिहार की सियासत पर, देश की सियासत पर, और जैसे बता रहे हैं कि देश में क्या कुछ होने वाला है, 2024 को लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं, इस पर चर्चा भी कर रहे थे। और साथ साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, और हम लोग इस वक्त बिहार पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में दोस्तों ये तय मानिए कि बिहार की राजनीति में खलबली मचने वाली है, और ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेगा, ये जरूर समझिए। रविंद्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं ये सब घटनाक्रम मोदी को चेतावनी है, रविंद्र जी का कहना है। फिर मोहम्मद मुनाजिर अंसारी कह रहे हैं सर बिहार का सीएम भी बदलना चाहिए, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी का कहना है। राशिद हुसैन भी हैं, कोरोना के साथ मोदी सरकार जाएगी कह रहे हैं। मदीना का मुसाफिर कह रहे हैं अयोध्या राम मंदिर में घोटाला निकाल कर मीडिया में हलचल शुरू है। बिल्कुल, इस पर मैं बता ही रहा था कि इस पर चर्चा हम करेंगे। शिबू पंडित भी हमारे साथ में हैं बने हुए, और श्याम चौहान कह रहे हैं हार नहीं मानेंगे हम, हल्के फिर भी बात होगी, इसलिए आज हम हैं तो कल वो भी। बिल्कुल, उसके अलावा श्याम चौहान तो हैं ही, सीमा खातून भी हमारे साथ में हैं, जय किसान कह रही हैं, आमिर खान कह रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट घोटाला के बारे में भी एनालिसिस करो। बिल्कुल आमिर खान जी, राम मंदिर के बारे में बात, जो ट्रस्ट घोटाला जो है उसके बारे में बात हम 9 बजे से करेंगे, उस पर आइए, उस समय चर्चा को सुनिए, देखिए और उसमें भाग लीजिए। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं कि
सैफुल इस्लाम बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सैफुल इस्लाम जी माफ कीजिए, बार बार कमेंट मत लिखा कीजिए एक ही कमेंट को, और उसमें भी लिखिए। आप कुछ जो सिंबल भेजते हैं उससे डिस्टरबेंस होता है, और आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हम 2 वे करते हैं जिसमें आप भी रहते हैं हम भी रहते हैं, तो आप अपने विचारों को रखिए सैफुल इस्लाम जी, ताकि अच्छा रहेगा कि आपके विचारों को भी हम सुने, देश दुनिया को सुनाएं और देश दुनिया से आपको रूबरू करवाएं। फिर गिरान सिंह शाक्या भी हमारे साथ हैं। गिरान सिंह शाक्या बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको शाक्या जी। राशिद हुसैन भी हमारे साथ में हैं। असलम चिश्ती तो लगातार बने हुए हैं ही। बीवी सिंह राठी भी हैं। फर्स्ट राउंड चर्चा पास भतीजा फेल, फर्स्ट राउंड चाचा पास भतीजा फेल कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और महताब आलम हमारे साथ हाय कह रहे हैं। मोहम्मद इंतखाब हेलो कह रहे हैं। अनिल लोधीपुरी कह रहे हैं कि जब चिराग पासवान को एनडीए को छोड़कर बिहार में महागठबंधन के साथ राजनीति करें तो आने वाले समय में पुनः वापसी कर सकते हैं, चूंकि समर्थक और उनकी पासवान जाति चिराग पासवान के साथ ही रहेगी। ये अनिल लोधीपुरी का कहना है। सबके अपने विचार, इन विचारों को रखना यहां जरूरी है दोस्तों, इसलिए आप लोगों के विचारों को मैं रखता हूं, पढ़ता हूं। हमारे जो साथी पैनलिस्ट होते हैं वो भी आपके विचारों को सुनते हैं। रविंद्र कुमार कह रहे हैं कि चिराग के साथ सिर्फ पीने खाने वाला कार्यकर्ता है। फिर तनवीर खान भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं चिराग में तेल खत्म, अब जाओ अंकल जी मोदी जी के पास, अब नैया गई डूब कह रहे हैं। हारून अब्बास भी हैं, कह रहे हैं कमाने तो हैं, कमाने तो थी अगर के हाथ में तीर अपनों की जानिब से आते रहे, यही हाल चिराग का हुआ है, इनका कहना है हारून अब्बास का। तमाम साथी बने हुए अपने अपने विचार लिख रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं। सुकुमार बनर्जी कह रहे हैं बीजेपी विल लूज बोथ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। फिर मोहम्मद आरिफ गुड इवनिंग कह रहे हैं। सतीश कुमार बीजेपी तो गई सर कह रहे हैं सतीश। एमएस चिराग पासवान कह रहे हैं एमएस की चिराग पासवान को अभी कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए। सबके अपने विचार हैं और यही तो एक मंच होता है जहां अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग विचार रखते हैं और उन विचारों पर हम चर्चा करते हैं, तो एक अच्छी चर्चा निकल के आती है और उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहां पे कि आखिर क्या कुछ होना चाहिए। असलम चिश्ती कह रहे हैं चैनल को लाइक करते रहें, बहुत धन्यवाद असलम जी। आप कह रहे हैं विश्वजीत कुमार भी हैं चिराग भैया जो गिरता है वही उठता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जो गिरता है वही उठता है, बिल्कुल सही करें। एल के ठाकुर टेक्नीशियन इंडियन रेलवे शुभ संध्या कह रहे हैं। मोहम्मद मुनाजिर अंसारी सर डीवी लाइव न्यूज बेस्ट कह रहे हैं। आमिर हमजा जुड़ गए हैं हमारे साथ जो कह रहे हैं राजीव जी हेलो, और दुराई स्वामी सी कह रहे हैं। तो अलग अलग बातें, अलग अलग विचार, और इन विचारों के साथ हम चर्चा यहां पे यही कर रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी में अगर दो फाड़ या टूट या जो भी कह लें, इसके क्या मायने हो सकते हैं, बिहार की राजनीति में आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, इसी पे अभी पिछले 1 घंटे से दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ तमाम साथी जो बने हुए हैं। एक बात और किसी ने कही थी और अभी जाकिर कह रहे हैं हनुमान जी अकेले ही लंका में आग लगा दी थी, इनका कहना है। लेकिन एक ने कहा था कि हनुमान और राम ये सब इससे इन सब से जोड़ने का नहीं, लेकिन चिराग पासवान ने खुद कहा था कि मैं भगवान राम यानी मोदी जी का हनुमान हूं। उन्होंने कहा था मोदी का हनुमान हूं, यानी कि मोदी जी को उन्होंने राम बना दिया था। इतनी भक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति बिहार चुनाव के समय, आप लोग जो बिहार से बिलोंग करते हैं उस बयान को अगर याद कीजिए तो उन्होंने अपने आप को हनुमान कहा था। हनुमान एक ऐसा चरित्र है रामायण में जो स्वामी भक्ति में लीन होता है अगर कहें तो, और अपने स्वामी के लिए, अपने भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वो जाकर लंका में, जैसे अभी लिखा एक ने कि लंका में आग लगाए थे, सीता मैया को लाने के लिए वो लंका गए और उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। तो ये जो पूरी की पूरी कथा है, रामायण की कथा, रामचरितमानस की कथा कहें, जो भी कहें, और उसका कई बार जिक्र आता है अलग अलग। और सियासत में अगर अपने आप को कोई हनुमान कहे कि मैं उनका हनुमान हूं, तो आप सामने वाले को राम समझ रहे हैं, क्या सामने वाला राम है?
और क्यों राम के नाम पर लूट मची है उसी भाजपा में, इसकी चर्चा और राम मंदिर ट्रस्ट की जो बात होगी ये हम लोग करेंगे अभी आने वाले बिल्कुल 1 घंटे बाद। दोस्तों, इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है। LK ठाकुर कह रहे हैं सर आप डेली घूमता हुआ आईना प्रोग्राम कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि चिराग पासवान भाजपा के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे थे इसीलिए डूब गए, राजनीति में अभी तुम बच्चे हो चिराग। तो कोई बच्चा बोलता है, कोई बड़ा बोलता है, कोई बुद्धिमान बोलता है, सब अपने अपने विचार रखते हैं और यही यहां की खूबी है। मोहम्मद कमरान भी हैं और अफजल पाशा हैं। अफजल पाशा लिख रहे हैं कि बीजेपी सब कुछ निगल जाती है, आखिर उसकी कोई जांच क्यों नहीं होती है। बीजेपी को कितनी फंडिंग हुई है ये आप जरा, अगर नहीं आपको पता है पिछले उसमें, तो आप कल ही मैंने जो घूमता हुआ आईना किया है उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और इतनी भारी भरकम रकम के कैसे किसी को उनके खाते में चला आता है, ऐसे इतने धन कैसे आ जाते हैं वो भी देखिए समझिए। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को अब समाप्त करना होगा। हमारे साथ बने रहे हमारे दोनों साथी नीरब समदर्शी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े रहे हमारे साथ में और तमाम बातों से आपने इस कार्यक्रम को अपने विचारों से, बातों से, जानकारियों से आपने इस कार्यक्रम को और मजबूत बनाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूं अमलेंदु जी आपको भी कि आप जुड़े रहे और लगातार इस कार्यक्रम में न सिर्फ जुड़े रहे बल्कि आप अपने विचारों से भी हमारे तमाम देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं, साथी हैं, शुभचिंतक हैं, इनको आपने बहुत सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबको भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे, लगातार लिख रहे हैं। आप लोगों के कमेंट में लगातार देख रहा हूं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी मैं देखता हूं, पढ़ता हूं एक एक के कमेंट, और इसलिए आप जरूर लिखिए। और 9 बजे आप सबका इंतजार रहेगा और गर्मा गर्म चर्चा हम करेंगे राम नाम की लूट पर कि आखिर क्यों मची हुई है लूट, इस पर यह चर्चा जरूरी है। तो फिर रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।